हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम अभी तक 6 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं बिजनेस स्टडी के। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं यूनिट 7, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल नॉलेज के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं यूनिट 7, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो मेरे बच्चे, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बिजनेस फाइनेंस। देखो, एक बिजनेस को चलाने के लिए जो हमें मनी चाहिए होती है, हम उसको बोल देते हैं बिजनेस फाइनेंस। एक बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, दैट इज बेसिकली बिजनेस फाइनेंस। देखो, आप सबको पता है, अगर हमने कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करनी है बिना फाइनेंस के पॉसिबल नहीं है। भाई, आपको बिजनेस शुरू करना है, जमीन खरीदनी है तो फाइनेंस चाहिए, आपको मशीनें लेके आनी है तो फाइनेंस चाहिए, आपको रॉ मटेरियल लेके आना है तो फाइनेंस चाहिए, आपने अपनी लेबर लगाई उसको पेमेंट करनी है तो भी आपको फाइनेंस चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि जो हमें मनी चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। हमारी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है, सब में मनी की जरूरत पड़ती है, और एक बिजनेस बिना फाइनेंस के नहीं चल सकता। जैसे हम कहते हैं ना, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ब्लड की जो इंपॉर्टेंस है, वही इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंस की बिजनेस के अंदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता बिना बिजनेस फाइनेंस के, जैसे एक पर्सन बिना ब्लड के सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए इसको बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस को लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर, बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों है? व्हाई बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड? क्यों चाहिए बिजनेस फाइनेंस? नंबर 1, टू स्टार्ट एंड एस्टैब्लिश अ बिजनेस। आज अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो भैया क्या चाहिए? सबसे पहले फाइनेंस चाहिए। उसके बाद अगर आपको डे टू डे एक्टिविटीज करनी है, अपनी बिजनेस की, वर्कर को सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल मंगाना है, कोई मशीन खराब हो गई है, अगेन यू नीड बिजनेस फाइनेंस टू मॉडर्नाइज द बिजनेस। आपको लगता है अपने बिजनेस के अंदर नई मशीनें लेके आए, तो सर बिना फाइनेंस के ये भी पॉसिबल नहीं है। टू परचेज एसेट, आपको कोई एसेट परचेज करनी है, कोई लैंड परचेज करनी है, कोई बिल्डिंग परचेज करनी है, सर बिना फाइनेंस के ये पॉसिबल नहीं है। Then to expand and diversify the business, आपको लगता है मैं एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च करूं, एक दो आइटम और बनानी शुरू करूं, बिना फाइनेंस के ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सर, इसीलिए पता लगा हमें कि बिजनेस जो फाइनेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है, इट इज बेसिकली फॉर 2 पर्पस, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो बिजनेस फाइनेंस की जरूरत है 2 कारणों से है, एक फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सर ये फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो फिक्स कैपिटल वो मनी होती है जो हमने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट की होती है। ध्यान दीजिएगा, जब मेरे को बिजनेस शुरू करना है तो मेरे को कुछ फिक्स एसेट चाहिए, मेरे को बिल्डिंग चाहिए, मेरे को मशीनरी चाहिए, अपना बहुत बड़ा प्लांट लगाना है, फर्नीचर चाहिए, तो ये क्या है? फिक्स एसेट। तो जो कैपिटल मेरे को फिक्स एसेट खरीदने के लिए चाहिए होती है, हम उसको बोल देते हैं फिक्स कैपिटल। तो बिजनेस के अंदर जो हमें मनी चाहिए होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज फॉर द फिक्स कैपिटल, कि हमें फिक्स कैपिटल खरीदने के लिए फाइनेंस चाहिए। एंड माइंड वन थिंग, कि ये जो आपकी फिक्स कैपिटल है, ये ब्लॉक्ड कैपिटल होती है। ये एक बार आपने पैसा खर्च कर दिया, इसको दोबारा से आप यूज नहीं कर सकते। और डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है। जैसे कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपको बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक ऑफिस खोलेंगे और आपका काम चल जाएगा। तो दैट इज माय डियर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेकेंड, हमें जो फाइनेंस चाहिए होता है, दैट इज फॉर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब क्वेश्चन आता है, सर वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो हमें
करंट एसेट विच इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट, जो करंट एसेट को होल्ड करने के लिए स्टॉक, बिल रिसीवेबल, इनके लिए चाहिए होती है, दैट इज द वर्किंग कैपिटल। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए, दैट इज वर्किंग कैपिटल। भाई कितना आपका स्टॉक मेंटेन रहे, कितना आपके पास कैश होना चाहिए, कितने आपको सैलरी देने के लिए वर्कर के पैसे चाहिए, कोई मशीन खराब हो जाए उसके लिए मेरे को जो पैसे चाहिए, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज आपकी स्मूथली चले, उसके लिए जो आपको कैपिटल चाहिए होती है, दैट इज द वर्किंग कैपिटल। एंड अगेन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर एक बिजनेसमैन अपना सामान क्रेडिट पर सेल कर रहा है तो उसको डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और एक पर्सन जो कैश में अपना सामान बेच रहा है उसको उसकी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम है। अब मेरे बच्चे आगे चलते हैं, पर बिजनेस फाइनेंस की क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो नंबर वन, नेसेसरी टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर मेरे को बिजनेस शुरू करना है, अगेन आई नीड नेसेसरी फॉर बिजनेस साइकिल। आपको पता है बिजनेस साइकिल में क्या होता है, बूम एंड डिप्रेशन आता रहता है। अब एक जो अच्छा बिजनेसमैन है वो हमेशा अपने पास कुछ पैसा बचा के रखता है, अपने पास फाइनेंस रखता है कि कल को अगर कोई मंदा आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, तो वो उसको बियर कर सके। अगर आपको ग्रो करना है, कल को आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, और 2-3 फैक्ट्रीज खोलना चाहते हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो अगेन यू नीड द बिजनेस फाइनेंस। नेसेसरी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट। अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो उस लोन को चुकाने के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा, अगेन यू नीड द बिजनेस फाइनेंस। एंड नेसेसरी फॉर अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी। मान लो कई बार कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कोई रॉ मटेरियल सस्ते में मिल रहा है, या कोई नया आपको लगता है कि ये वेंचर शुरू करना चाहिए, सो गुड अपॉर्चुनिटी, तो अगर आपके पास फाइनेंस होगा तभी आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे, अदरवाइज आप अवेल नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज व्हाई बिजनेस फाइनेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अब आता है कि बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेज क्या है, भाई ये अवेलेबल कहां से होता है बिजनेस फाइनेंस। सबसे पहले मेरे बच्चे अगर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। हमने बिजनेस फाइनेंस के सोर्सेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एंड ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हमने इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में। नंबर 1 शॉर्ट टर्म सोर्सेस, नंबर 2 मीडियम टर्म सोर्सेस, एंड नंबर 3 लॉन्ग टर्म सोर्सेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड जो हमारा बिजनेस फाइनेंस है, हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेस, मीडियम टर्म सोर्सेस एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेस। तो बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म सोर्सेस कौन से होते हैं। सर अगर मेरे को फाइनेंस चाहिए अप टू 1 ईयर, 2-4-6 महीने के लिए चाहिए, 1 साल से कम टाइम के लिए चाहिए, तो दैट इज द शॉर्ट टर्म सोर्सेस। इसके लिए मैं कहां से ले सकता हूं, इसको अरेंज कर सकता हूं, ट्रेड क्रेडिट है, कमर्शियल पेपर है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक से, इनको हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी यहां से आप फंड रेज करेंगे ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, लेस देन 1 ईयर। अगर आपको फाइनेंस चाहिए 1 साल से लेके 5 साल के लिए, हम उसको बोलते हैं मीडियम टर्म सोर्सेस। जैसे आपने बोरो किया कमर्शियल बैंक से, लोन लिया किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लीज फाइनेंसिंग, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और अगर आपको लोन चाहिए 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए, मोर देन 5 ईयर, 10 साल 15 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। उसके लिए आपके पास क्या है, शेयर्स, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ क्या समझना है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हमने फाइनेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, व्हेन फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। फिर सेकंड कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। हम इसको अगेन डिवाइड करते हैं मेरे बच्चे 2 पार्ट में, इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड इज द एक्सटर्नल सोर्सेज। अब ये क्या है सर, ध्यान दीजिएगा। इंटरनल सोर्सेज है, अगर आपने फंड्स अपने पास से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अरेंज किए, हम उसको बोल देते हैं इंटरनल सोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपकी रिटेन्ड अर्निंग थी, आपने उसको यूज कर लिया, सरप्लस इन्वेंटरीज को डिस्पोज कर दिया, वहां से पैसा आ गया, तो ये क्या है, इंटरनल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज, अगर आपने फंड्स को अरेंज किया आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर किसी से लोन ले लिया, कोई शेयर्स निकाले, डिवेंचर्स निकाले, तो वहां से जो आपने पैसा लिया, यानी कि आपने बाहर से पैसा अपना इकट्ठा किया एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो दैट इज द सेकंड कैटेगरी। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हम डिवाइड करते हैं हमारे सोर्सेज को दो कैटेगरी में, ऑनर्स फंड और सेकंड कैटेगरी होती है बोरोड फंड। अब सर ये ऑनर्स फंड क्या है? तो नाम से पता लग रहा है ऑनर्स फंड। जो फंड कौन प्रोवाइड करेगा? बिजनेस का जो ऑनर है वो प्रोवाइड करेगा, हम उसको बोलते हैं ऑनर्स फंड। ये परमानेंट सोर्स होता है फाइनेंस का, क्योंकि हमें किसी को वापस नहीं करना होता और इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है मैनेजमेंट का, जैसे कि शेयर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है। अब देखो ना, जिस पर्सन ने शेयर्स खरीदे, शेयर होल्डर, वो क्या बन गया? कंपनी का ऑनर बन गया। कंपनी के पास कुछ रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई थी, वो भी कंपनी का अपना फंड है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? ऑनर्स फंड। सेकंड कैटेगरी आती है बोरोड फंड। नाम से पता लग रहा है बोरोड फंड, यानी जो फंड आप बाहर से रेज करने वाले, लोन लेने वाले हैं, बोरो करने वाले हैं, हम उसको बोल देते हैं बोरोड फंड। अब ये जो आपको फंड होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मिलता है, आपको टाइम के बाद इसको वापस करना होता है, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। जैसे आपने किसी कमर्शियल बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह ले लिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज द बोरोड फंड। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं हम फीचर्स ऑफ ऑनर्स फंड। सबसे पहले ऑनर्स फंड की फीचर को डिस्कस करेंगे। भाई ऑनर्स फंड की क्या हमारे पास फीचर्स होती है? पहली फीचर, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। सर ये जो ऑनर्स फंड है सर, ये परमानेंटली आपके पास है, कोई लायबिलिटी नहीं है, किसी को आपने रिटर्न नहीं करना, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, तो ये आपका परमानेंट कैपिटल का सोर्स है, नंबर 1। सेकंड, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कई बार लोन वगैरह लेने जाते हैं, हमें वहां पे सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, फिर हमें लोन मिलता है, इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सोर्सेज ऑफ ऑनर्स फंड कौन कौन से होते हैं? शेयर कैपिटल होती है, रिटेन्ड अर्निंग होती है। ये हमारे बेसिकली जो हमारे ऑनर्स फंड के दो मेजर सोर्सेज होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग एंड सेकंड वन इज द शेयर कैपिटल। एंड देन प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल। सर इस कैपिटल को हम रिस्क कैपिटल कहते हैं। इसमें ऑनर का पूरा रिस्क है। देखो आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, आप ऑनर बन गए, अब उस कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, बेनिफिट होगा, और अगर कंपनी लॉस में चली गई आपको भी लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर पूरा रिस्क होता है, इसीलिए कई बार हम इसको रिस्क कैपिटल भी कह देते हैं। अब आता है सर फीचर्स क्या है हमारे बोरोड फंड की। पहले हमने कौन सा डिस्कस किया? ऑनर्स फंड। अब बोरोड फंड की क्या फीचर्स है? नंबर 1, फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। भाई आपने कहीं से पैसा लोन पे लिया, बोरो किया, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, आपको उस टाइम के बाद उसको वापस करना पड़ेगा। सिक्योरिटी चाहिए होती है सर। अगर आपको बाहर से कोई पैसा बोरो करना है तो अलग अलग टर्म्स पे आपको अपने कोलेटरल सिक्योरिटीज वगैरह वहां पे रखनी पड़ती है, और उसके बेस पे ही बैंक आपको लोन देता है। देन कंट्रोल। जो बोरोड फंड होता है सर, इसमें आपका कंट्रोल डिल्यूट नहीं होता है। मतलब जिससे आपने बोरो किया बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो आप कंपनी के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनका कोई रोल नहीं है यहां पर। तो कंट्रोल आपका पूरा कंपनी के ऊपर है, कंट्रोल कहीं भी आपका डिल्यूट नहीं हो रहा। देन सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड कौन कौन से हो सकते हैं सर? डिबेंचर्स है, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक से, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक डिपॉजिट है, ट्रेड डिपॉजिट्स है। तो बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज है जहां से हम पैसा बोरो कर सकते हैं। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और जो आपने बोरो किया है सर, माइंड वन थिंग, आपको रेगुलर इंटरवल पे इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। ये आपके लिए बाइंडिंग है, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। अब डिफरेंस कर लेते हैं सर, ऑनर्स कैपिटल में और बोरोड फंड में क्या हमारा डिफरेंस है। सबसे पहले मीनिंग तो क्लियर हो गया सर, क्या होता है हमारा ऑनर्स फंड? तो जो फंड हमने खुद अरेंज किया, हमारे जो रिटेन्ड अर्निंग थी उसको इन्वेस्ट करके, या आपने शेयर्स कैपिटल से, दैट इज द ऑनर्स कैपिटल। और बोरोड कैपिटल होती है जो आपने लोन वगैरह लिया किसी से। देन परमानेंट, सर ये परमानेंट सोर्स है, किसी को वापस नहीं करना, ये परमानेंट नहीं है, ये आपको वापस करना पड़ेगा। रिस्क, यहां पूरा रिस्क है सर, कंपनी को नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट झेलना पड़ेगा, नुकसान होगा तो आपको नुकसान बेयर करना पड़ेगा। सर ये सिक्योर्ड है, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा, कंपनी चाहे लॉस में जाए चाहे प्रॉफिट में जाए। कंट्रोल सर कंपनी का यहां पे प्रॉपर डिल्यूट हो जाएगा, क्योंकि जितने शेयर होल्डर कंपनी के ज्यादा आते जाएंगे तो उनके हाथ में आपका जो कंट्रोल है वो जाता जाएगा। सर यहाँ पे जो सप्लायर है बोरोड फंड के, उनका कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी के मैटर में कहीं वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। सिक्योरिटी यहां पे रखने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना फंड है, हमें किसी को सिक्योरिटी नहीं देनी, पर अगर आपको बोरो करना है तो आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट रिवॉर्ड। सर हमारा जो ऑनर्स कैपिटल के रिवॉर्ड क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर को टाइम टू टाइम, अगर उसको प्रॉफिट होता है कंपनी को तो।
यहां पे रिवॉर्ड क्या मिलेगा? दैट इज द इंटरेस्ट। सर प्रायोरिटी रिवॉर्ड इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, पहले आप इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से डिविडेंड दिया जाता है, और यहां पे हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। इंटरेस्ट पहले दिया जाएगा और बाद में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा। नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, सर यहां पे कोई आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, आपने किसी को पैसा रिटर्न नहीं करना। यहां प्रॉपर ऑब्लिगेशन है, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड वापस करना पड़ेगा। नेचर ऑफ रिटर्न, द रेट ऑफ डिविडेंड में फ्लक्चुएट ईयर आफ्टर ईयर। सो रेट ऑफ डिविडेंड कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को नुकसान हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा। और माइंड वन थिंग, अगर लॉस में ही कंपनी चली गई बहुत ज्यादा तो डिविडेंड नहीं भी मिलेगा। और यहां पर सर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है, आपको डिविडेंड आपको इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। अब आगे चलते हैं सर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर शेयर क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया ना अभी, ऑनर्स फंड के अंदर सबसे पहला क्या आता है? इक्विटी शेयर्स। तो यहां पे डिस्कस करते हैं सर ये शेयर्स होते क्या है। देखो शेयर जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारी ऑनर्स की कैपिटल का। जो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है ऑनर, अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हम उसको बोल देते हैं शेयर। मान लीजिए कंपनी की जो वर्थ है 10 करोड़ रुपए की कंपनी है, उसने अपना एक शेयर निकाला 10 रुपए का, तो उसने 1000 करोड़ अपने 1000 करोड़ शेयर मार्केट में निकाल दिए। तो शेयर क्या होता है मेरे बच्चे? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इन विच ऑनर्स कैपिटल इज डिवाइडेड। द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। और जो आप इससे कैपिटल रेज करते हैं उसे क्या बोल देते हैं? शेयर कैपिटल। और ये परमानेंट सोर्स होता है कंपनी के लिए। तो कंपनी ने एक बार अपने शेयर बेच दिए, मार्केट में निकाल दिए, अब पैसा कंपनी के पास परमानेंटली आ गया है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं? रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड ओरिजिनल रिस्क बेयरर। देखो जो रियल ऑनर कौन है? कंपनी के शेयर होल्डर्स, और वो रिस्क बेयरर भी हैं, सारा रिस्क वही झेलने वाले हैं। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस में जाएंगे। फिर आगे चलते हैं सर शेयर्स के टाइप्स पे। सर दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। जब बात करते हैं शेयर्स की दो तरह के हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? जो इक्विटी शेयर को सेल करके हम कैपिटल रेज करते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो इक्विटी शेयर खरीदते हैं वही शेयर होल्डर्स कंपनी के एक्चुअल ऑनर्स होते हैं, और ये परमानेंट कैपिटल होती है। एंड माइंड वन थिंग, इवन कंपनी जब वाइंड अप होती है तो सबसे लास्ट में जो पेमेंट मिलती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है। सबसे पहले कंपनी क्लेम सेट करेगी बाकी लोगों के, जैसे जिनसे पैसा बोरो किया है उनको पेमेंट करेगी, फिर प्रेफरेंशियल जो शेयर्स हैं उनको पेमेंट करेगी, और लास्ट में जो पेमेंट होती है दैट इज टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर 1, रिस्क बेयरर कैपिटल। यही रिस्क बेयरर कैपिटल है, जो मैक्सिमम रिस्क है वो कौन बियर कर रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी लॉस में जाएगी तो ये लॉस बियर करेंगे। मैच्योरिटी, इक्विटी शेयर जो है परमानेंट कैपिटल है, ये कभी भी रिडीम नहीं होते हैं, इनका मैच्योरिटी पीरियड कभी होता ही नहीं है। रिटर्न, जो रिटर्न हमारी मिलती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसे हम क्या बोल देते हैं? डिविडेंड। और ये डिविडेंड परमानेंट नहीं होता। माइंड वन थिंग, अगर कंपनी को अच्छी अर्निंग होगी तभी डिविडेंड मिलेगा। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो रेजिडुअल इनकम के ऊपर ही क्लेम करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? रेजिडुअल इनकम का मतलब होता है जब आपने सारी पेमेंट कर दी, सारे क्लेम सेट कर दिए, इंटरेस्ट पे कर दिया, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो रेजिडुअल इनकम बचेगी उसमें से हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको क्लेम मिलेगा। देन वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉपर वोटिंग राइट मिलता है एज पर देयर प्रपोर्शन। जितने आपकी कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं उस हिसाब से आपको वोटिंग राइट मिलेगा। लिमिटेड लायबिलिटी, भाई आपकी लायबिलिटी उतनी ही है जितने आपके पास शेयर्स है। अगर आपके पास 2 करोड़ के शेयर हैं तो आपकी लायबिलिटी 2 करोड़ की है, इससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं है। यानी आपकी जो पर्सनल एसेट्स हैं उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब आती है सेकंड कैटेगरी, प्रेफरेंशियल शेयर्स। जो प्रेफरेंशियल शेयर्स को बेच के कैपिटल रेज करते हैं उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। देखो प्रेफरेंस, नाम ही अगर प्रेफरेंस शेयर्स,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या प्रेफरेंस होती है? नंबर 1, इनको एक फिक्स डिविडेंड मिलना ही मिलना होता है आउट ऑफ नेट प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, एक नेट प्रॉफिट में से आपको डिविडेंड मिलना ही मिलना है। पर एक बात ध्यान रखेंगे और भी कि अगर प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, लॉस में नहीं मिलेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो फिक्स है, इनको इतना डिविडेंड मिलना ही मिलना है। दूसरा, इनको प्रेफरेंस मिलती है। अगर कभी कंपनी कल वाइंडिंग अप होगी तो जो कंपनी की कैपिटल है, जो भी कंपनी की कैपिटल का पैसा आएगा बेच के सारा, सबसे पहले कंपनी किसको पैसे देगी? जिनसे पैसा बोरो किया हुआ है। उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर जो होल्डर्स हैं इनको पेमेंट की जाएगी और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट मिलेगी। यानी ये इनकी प्रेफरेंस है कि पहले इनको पेमेंट की जाएगी, इनका क्लेम सेट किया जाएगा, बाद में हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देखेंगे। इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। अब इसकी क्या फीचर है? नंबर 1, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आपको मिलना ही मिलना है, प्रोवाइडेड कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, इवन बिफोर पेइंग डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इनको बाद में मिलेगा, इनको पहले मिलेगा। नो सिक्योरिटी, इनके लिए कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, कंपनी के अपने फंड्स हैं। वोटिंग राइट, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को वैसे कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि 2-3 साल तक, 2 years और मोर देन दैट, आपको कम से कम 2 साल तक कोई डिविडेंड नहीं मिला तो फिर आपको वोटिंग राइट मिल सकता है। अदरवाइज वोटिंग राइट इनको नहीं मिलता, वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। देन हाइब्रिड सिक्योरिटी बोला जाता है। इसको हाइब्रिड सिक्योरिटी क्यों बोला जाता है? इसमें दोनों की फीचर्स हैं। देखो, सबसे पहले डिबेंचर की तरह, जैसे डिबेंचर में क्या होता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना होता है, तो इसमें आपको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। पहली फीचर इसमें डिबेंचर की ये वाली है। और दूसरी बात हमारे पास इसकी इक्विटी शेयर होल्डर की ये फीचर्स है कि आपको डिविडेंड तभी मिलेगा अगर कंपनी को अर्निंग होगी, प्रॉफिट मिलेगा। यानी दोनों फीचर आ गई भाई। आपको इक्विटी शेयर होल्डर की तरह अर्निंग में से आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। और एक फिक्स रेट आपको मिलना है, ये किसकी फीचर आ गई? डिबेंचर की। और इसीलिए इसको बोल देते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी। देन नो चार्ज ऑन एसेट, भाई इसके एसेट्स कोई रिजर्व नहीं है, कोई हमने कोलेटरल नहीं रखे हुए हैं। आप इवन जो कंपनी कोई मोर्टगेज नहीं किए हुए हमने इसके एसेट्स को, इवन अगर कंपनी चाहे तो अपने एसेट्स के बेस पे लोन भी ले सकती है। यानी इनको अरेंज करने के लिए कोई हमें अपने एसेट्स को मोर्टगेज करने की जरूरत नहीं है। हमारे एसेट्स फ्री हैं, कंपनी के एसेट फ्री है, उन्हें आप जब चाहे यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपको लोन भी लेना है तो उन एसेट्स के बिहाफ पे आप लोन भी ले सकते हैं। अब आता है टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स की 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इनमें क्या होता है सर? ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं which carry the right to accumulate unpaid dividend in future years। मान लो कभी कंपनी लॉस में जा रही है और कंपनी ने आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो इनमें ये होता है कोई बात नहीं, अगर आपको अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया 1 साल 2 साल, तो 3 साल बाद जैसे अच्छा प्रॉफिट आएगा हम आपको पिछले वाला डिविडेंड भी साथ में दे देंगे, इकट्ठा डिविडेंड मिल जाएगा। तो दैट इज द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें क्यूमुलेटिव आपको एक प्रेफरेंस मिल गई कि आपका जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होता जाएगा और आफ्टर सम टाइम आपको वो मिल जाएगा अगर कंपनी उस समय आपको डिविडेंड नहीं दे पाई। सेकंड कैटेगरी होती है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इनमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है भैया। अगर कंपनी को मान लीजिए लॉस हो गई और कंपनी उस साल आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाई, तो वो डिविडेंड, आपका जो डिविडेंड है वो लॉस हो गया, वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, लेटर ऑन आपको फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। तीसरी कैटेगरी आती है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स इन विच शेयर होल्डर्स आर ग्रांटेड द राइट to share in the surplus profit of the company after paying dividend on equity shares। इसमें क्या होता है कि कंपनी कहती है तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स रेट डिविडेंड का मिलना ही मिलना है, और अगर कंपनी को एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट हुए, एक्स्ट्रा अर्निंग हुई, तो सरप्लस अगर कंपनी के पास हुआ तो आपको उसमें से भी शेयर दिया जाएगा। तो ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हो गए कि आपको एक अमाउंट तो मिल ही रहा है जो आपको मिलना है फिक्स, लेकिन अगर सरप्लस अमाउंट हमारी कंपनी को बहुत अच्छा इनकम हो जाती है, बहुत अच्छा डिविडेंड आ जाता है, बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, तो कंपनी आपको उसमें से भी शेयर देगी। नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है सर? प्रेफरेंस शेयर जो है हमारे जो होल्डर्स होते हैं इनको सिर्फ अपना शेयर मिलेगा, अपना डिविडेंड मिलेगा जो फिक्स है। अगर कंपनी को कभी सरप्लस प्रॉफिट होता भी है तो उसमें से इनको कोई शेयर नहीं मिलेगा, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वो शेयर पक्का मिलेगा ही मिलेगा। फिर आती है कैटेगरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब इनमें क्या इनको वेटेज दी गई है सर? इनमें क्या इनको बेनिफिट दिया गया? प्रेफरेंस शेयर दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स
इनमें आपको एक हमने प्रेफरेंस दे दी, एक ऑप्शन दे दी कि अगर आप चाहोगे तो अपने जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हम उनको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। आपने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स ले लिए, आपको टाइम बता दिया अभी 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, अगर तुम चाहो तो उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। हम उसे बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिनमें ये हमें उनको प्रेफरेंस नहीं देते, जिनमें आपको ये ऑप्शन नहीं मिलती कि आपको, आपने एक बार अगर प्रेफरेंस शेयर ले लिए तो प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे, आप उन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम उसे बोल देते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही। आई होप कल मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा और उसमें मैं इसका जो बाकी टॉपिक है वो खत्म करूंगा। और प्लीज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और मैक्सिमम एडवांटेज उठाएं। और अगर आपका कोई डाउट है एनी टाइम आप कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं डाउट, आई विल डेफिनेटली क्लियर दैट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।